दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी। इसमें हमने आर्टिकल 16 देखा था, लोक नियोजन में अवसरों की समता। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को ही ये आर्टिकल जो है ये अधिकार प्राप्त है। 15 भी केवल भारतीय नागरिकों को, 16 भी केवल भारतीय नागरिकों को। और ये जो अधिकार प्राप्त है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है भारतीय नागरिक को। आर्टिकल 16 के 1 में लोक नियोजन के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की बात की गई है, और जबकि आर्टिकल 16 के 2 में राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग, निवास आदि के आधार पर क्या करेगा, भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, दो चीज़ जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ पे है कि सकारात्मक भेदभाव, आर्टिकल जो 3 है 16 का 3, निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अभी अपवाद के रूप में हो गया, क्योंकि निवास के आधार पर तो भेदभाव किया जा सकता है। 16 का 4 क्या कहता है, जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। तो 16 का 3 अपवाद हो गया निवास के आधार पर भेदभाव का, 16 का 4 अपवाद हो गया जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे क्या कर सकते हैं हम, ओबीसी का आरक्षण इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 16 का 5 जो है धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सकारात्मक भेदभाव दिखाए गए हैं आर्टिकल 16 के 3 में निवास के आधार पर, 16 के 4 में जाति के आधार पर, 16 के 5 में धर्म के आधार पर। 16 का जो 6 है वो 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है, यानी आर्थिक आधार पर भी भेदभाव की बात हो गई। यहाँ पे स्वतंत्रता और समानता आता है। केवल स्वतंत्रता हो अगर समानता ना हो, अगर केवल स्वतंत्रता हो समानता ना हो तो क्या होगा, बहुसंख्यक वर्ग पर कुछ वर्गों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि स्वतंत्रता हो गई, समानता तो है नहीं। अगर क्या होगा, वहाँ पे समानता हो लेकिन स्वतंत्रता ना हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होगी, व्यक्तिगत विकास प्रभावित होगा, क्योंकि समानता है लेकिन स्वतंत्रता तो उसको मिल ही नहीं रही है ना, आज़ादी तो उसको मिल ही नहीं रही है। तो आर्टिकल 16 का 4 जो है जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ये हमने देखा था, यदि किसी वर्ग पर सरकारी नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। अब जैसे किस आधार पर हम उसको देंगे, तो कह रहा है कि अगर किसी वर्ग का सरकारी नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब राज्य वर्ग के आधार पर आरक्षण दे सकता है, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व अगर उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और प्रतिनिधित्व बहुत कम है तो उसे आरक्षण दे सकता है। ठीक है, ये आरक्षण जो आया था वो मंडल आयोग के सिफारिश पर आया था। ये मंडल आयोग जो थे इसके अध्यक्ष वीपी मंडल थे और इनके सिफारिश पर ही आया था, जिसके थ्रू जो है ओबीसी का 27% आरक्षण मिले। 27% आरक्षण जो है 1990 में दे दिया गया वीपी सिंह के द्वारा। आरक्षण जो है वो कार्यकारी आदेश द्वारा दिया गया था, इनके कार्यकारी आदेश के द्वारा ये आरक्षण लागू हुआ था। अब एक केस है इंदिरा सहनी केस 1992। इस केस में इसको आरक्षण जो थी ओबीसी की उसको चुनौती मिली, तो ओबीसी का आरक्षण वैध माना गया और आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ये बात भी कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा सहनी केस में। इसमें कहा गया कि चलो आरक्षण के लिए क्या होगा, ओबीसी का लेयर बनाना चाहिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलनी चाहिए, और पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। इंदिरा सहनी केस में ये कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, यानी कि और कहा गया कि अब इसको आरक्षण को आगे हटाना है तो 1992 से 97 तक का टाइम दिया गया कि 97 तक में इसको हटा दो। तो इससे पहले ही क्या होता है, कुछ संशोधन आ जाते हैं, उसको आगे देखेंगे। कह रहे पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, ये बात कह दी गई। फिर 77वां संविधान संशोधन जो है 1995 में आ जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि नहीं, आरक्षण तो मिलेगा। आर्टिकल 16 के 4A, SC ST को पदोन्नति में आरक्षण होगा लेकिन SC ST को वरिष्ठतम नहीं मिलेगी। इसमें कहा गया कि पदोन्नति में तो आरक्षण होगा लेकिन वरिष्ठतम पद यानी कि सबसे जो हायर पद है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको फिर चुनौती दी गई कोर्ट में, कोर्ट ने तय किया। ठीक है, और यही 85वां संविधान संशोधन में जो हुआ था, कोर्ट ने क्या तय किया कि आर्टिकल 16(4) में एक संशोधन करके SC ST के पदोन्नति में आरक्षण परिणामी वरिष्ठता का अनुपालन करेगा। और ये चीज़ यहाँ पे जोड़ दिया गया कि परिणामी जो वरिष्ठता है उसका अनुपालन करेगा, ये 16 का 4 है। फिर आता है 81वां संविधान संशोधन 2000। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 16(4)B जोड़ा गया, यहाँ पे बैकलॉग आ गया। क्या था बैकलॉग, तो आरक्षण में जो SC ST OBC होते हैं उनको बैक लोगों को अग्रनयन का अधिकार दिया जाए, यानी कैरी फॉरवर्ड किया जाए। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो 2026 में SC के लिए 20 वैकेंसी है, 10 भर गई, 10 खाली है, तो 2027 में फिर 20 वैकेंसी होगी। अब प्लस ये जो 10 बची हुई है वो पिछला वाले 10 इसमें जुड़ करके, यानी कि अब वैकेंसी की संख्या 30 हो जाएगी। और कहा ये जो 30 है तो ऐसे तो ये 30 50% से अधिक हो सकते हैं, अगर 50% से अधिक है तो असंवैधानिक। तो फिर इसमें एक और संविधान संशोधन आगे आएगा जिसके थ्रू कहा गया कि नहीं, ये जो 10 आगे जुड़ रहे वो पिछले वाले जो है उस 50% में गिनती नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, 16(4) का B, SC ST और OBC पर 50% आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा।
ठीक है। ओबीसी पर 50% का प्रावधान लागू होगा। इसमें कहा गया कि ये जो बैक कैरी फॉरवर्ड है वो SC ST के लिए नहीं हो सकता है। ओबीसी पर 50% का प्रावधान लागू होगा, SC ST पर नहीं होगा। पदोन्नति में आरक्षण को फिर से चुनौती मिली, ठीक है। इसमें 16/4 को चुनौती मिली नागराजन केस 2006 में। पदोन्नति के लिए शर्तें तय की गई, वह अभी भी पिछड़े हों, प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं हो रही हो, उससे आर्टिकल 335 जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए कोई, और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। इन 3 आधार पर हम जो है पदोन्नति में आरक्षण की बात कर सकते हैं। अब फिर इसको चुनौती दी गई। फिर जो चुनौती दी गई वो कौन से केस में? जनरल सिंह केस में इसको चुनौती दी गई। पदोन्नति में आरक्षण के लिए केवल एक ही शर्त होगी कि राज्य को यह बताना होगा कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। यानी 3 शर्त में से केवल एक ही शर्त बताना होगा कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड केस 2020 आता है, पदोन्नति में आरक्षण राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसमें आया कि इसमें कहा गया कि पदोन्नति में जो आरक्षण है वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे एक केस आता है, TN केस में SC ने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आरक्षण जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ओबीसी में क्रीमी लेयर व्यवस्था क्या है? तो ओबीसी में जो उपवर्गीकरण, जैसे कि बिहार में BC और EBC होते हैं, तो वैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर कौन माना जाएगा? तो वो माना जाएगा जिसके वार्षिक आय 8 लाख प्लस हो, माता या पिता या दोनों ग्रेड A के ऑफिसर हो, केवल माता भी केवल पिता भी, या दोनों ग्रेड A के ऑफिसर हो, या कोई संवैधानिक पद पर हो, सेना के कर्नल या इससे बड़ी कोई रैंक का अधिकार हो। इसी तरह एयरफोर्स या नेवी या इसके समकक्ष कोई अधिकारी हो, या माता या पिता में से कोई एक भी अगर ग्रेड B का हो, माता या पिता में से कोई भी ग्रेड A का हो तब भी नहीं हो, क्रीमी लेयर में जाएगा। और माता पिता जब दोनों ग्रेड B के हों तब जाएगा क्रीमी लेयर में। जनरल सिंह केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SC ST में क्रीमी लेयर व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था समीक्षा होनी चाहिए, तभी तो जो एक्चुअल लोग हैं, जो एक्चुअल गरीब हैं, उस पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण मिल सके। 2024 में स्टेट फॉर पंजाब वर्सेस जो यहाँ पे देवेंदार केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि SC ST में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह SC ST के भीतर राज्य उपवर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2015 में ओबीसी वर्गों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ पे जो ये आया, ये अभी तक जो है ना, ये बस आया निर्णय, लेकिन इस पर अभी तक कोई क्रीमी लेयर की व्यवस्था हुई नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि ओबीसी की सिफारिशों पर वर्ष 2015 में ओबीसी को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ओबीसी की जो जाति है उसमें उपवर्गीकरण को लेकर के केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया। यानी कि ओबीसी की उपवर्गीकरण को लेकर के केंद्र सरकार ने क्या किया? रोहिणी आयोग का गठन किया, जिसने 2023 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और रोहिणी आयोग ने क्या किया? 2023 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। लेकिन जो रिपोर्ट मिली वो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं की गई। यह आयोग इसलिए बनाया गया था कि ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व तथा उपवर्गीकरण के मानदंडों की वैज्ञानिकता लाई जाए। इसमें क्या किया जाए? वैज्ञानिकता लाई जाए, इसके लिए यह रोहिणी आयोग बनाया था। लेकिन उसने जो रिपोर्ट सौंपी आज तक उसका प्रकाशन नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें तो ये राम सिंह वर्सेस भारत संघ केस 2015 में देखा जा सकता है। आरक्षण के आधार पर केवल सामाजिक पिछड़ापन नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य आधारों पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि आरक्षण का आधार केवल सामाजिक पिछड़ापन नहीं होना चाहिए, अन्य आधारों पर भी दिया जाना चाहिए, जैसे आर्थिक आधार पर या लैंगिक आधार पर। तो इसी पे क्या हुआ, इसमें ही क्या हुआ कि 103वां संविधान संशोधन 2019 होता है, जिसमें आर्टिकल 15 के 6 और 16 के 6 में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई। EWS के आधार पर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया। और सर्वप्रथम सिन्हा आयोग ने ये आरक्षण जो है दिया था 2010 में। EWS के आरक्षण की सिफारिश दी थी, सबसे पहले किसने दी थी? सिन्हा आयोग ने दी थी। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। जैसे पक्ष क्या है? सामाजिक न्याय स्थापित होगा, क्योंकि गरीबों को भी मिलेगा, कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग में गरीब हो सकते हैं। EWS को शिक्षा व नौकरियों में समान अवसर पैदा होगा। इससे क्या होगा? जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए हैं, वो शिक्षा और नौकरियों में अपना समान अवसर उनको मिल पाएगा। और विपक्ष क्या है? आरक्षण सामाजिक उत्थान होना चाहिए, ना कि ये जो है नौकरी के लिए एक माध्यम होना चाहिए, ठीक है। इसका कार्य जो है आर्थिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए। और दूसरा ये कहा गया कि ये समानता के सिद्धांत जो है यहाँ पे नहीं स्थापित हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इसके विपक्ष में कहा गया था। अब यहाँ पे महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण क्या है? तो इसका अगर संवैधानिक प्रावधान देखें तो आर्टिकल 14, 15, 16, 39A, 39D। 39A में जो है आजीविका के समान संसाधन, और 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पे जो है
ये महिला आरक्षण की बात आती है। ठीक है। वैधानिक प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 19 का 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, संस्थाओं में महिला का शारीरिक शोषण से निषेध। ये सब क्या है, महिलाओं के लिए जो है वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अब राजनीतिक न्याय देखें तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसमें क्या है, महिलाओं के लिए सीट पंचायतों में क्या होती है, आरक्षित होती है। स्थानीय सरकार में महिलाओं का 33% आरक्षण जो दिया गया है। और 106वां संविधान संशोधन में लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए 35% की आरक्षण की व्यवस्था, 33% की आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है। तो ये राजनीतिक न्याय को दिखाता है महिलाओं के प्रति। अब जो महिलाओं का आरक्षण है वो ऊर्ध्वाधर आरक्षण नहीं होता है, क्षैतिज आरक्षण होता है। और क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये होता है कि आरक्षण के अंदर जो आरक्षण मिलता है। और अगर कहा जाए कि ये जो आरक्षण है, महिलाओं का जो आरक्षण है, तो क्या इसे डायरेक्ट दिया जा सकता है? तो इसे जो है, अब तो इसे लिंग के आधार पर भेदभाव भी मान सकते हैं। महिला का आरक्षण जो है लैंगिक आधार पर भेदभाव है, तो नहीं, इसे लैंगिक आधार पर भेदभाव भी नहीं माना जा सकता है। ठीक है। अब इसमें चुनौती क्या है, इसकी चुनौती क्या है, क्यों महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और क्या इसमें बाध्यकारी है जो इसमें चुनौती के रूप में सामने आ रही है। तो पितृसत्तात्मक समाज जो है इसकी चुनौती है। अभी भी पितृसत्तात्मक समाज की झलक कहीं ना कहीं दिखाई देती है। पारिवारिक उत्तरदायित्व जो है सारे का सारा काम महिलाओं पर डिपेंड करता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है, महिलाओं में जनरली राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत अभाव होता है। संस्थाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी भी नहीं है। इतने आरक्षण के बाद भी, इतने प्रयासों के बाद भी अगर महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए या प्रतिनिधित्व की बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी दिखाई देती है। आरक्षण वर्सेस धर्म या आरक्षण एंड धर्म। भारत में आरक्षण जाति आधारित है, धर्म आधारित नहीं है। भारत का जो आरक्षण है वो जाति आधारित है। वो भी कैसी जाति आधारित, पिछड़ी जाति या जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको आगे लाने के लिए की गई है, ना कि धार्मिक आधार पर दी गई है। लेकिन अनुसूचित जाति का आरक्षण धर्म आधारित है। लेकिन अनुसूचित जाति का आरक्षण क्या है, धर्म आधारित है। जैसे हिंदू दलित 1950 का अधिनियम, सिख दलित 1956 और बौद्ध दलित 1990, इसमें आरक्षण प्राप्त है हिंदू दलित, सिख दलित और बौद्ध दलित को। लेकिन मुस्लिम दलित को 8% और ईसाई दलित को 23.5% अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्राप्त नहीं है। कह रहा है कि लेकिन मुस्लिम दलित जो 8% है या ईसाई दलित है उनको आरक्षण नहीं मिला है। तो ये तो धर्म आधारित हो गया ना, कि हिंदू सिख और बौद्ध के दलित को मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम के दलित को अभी भी आरक्षण या ईसाई के दलित को अभी भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो SC ST का जो आरक्षण आ गया वो कैसा, धर्म आधारित हो गया। अब यहाँ पे है कि रंगनाथ मिश्र आयोग ने 2007 में सिफारिश की कि अनुसूचित जातियों की आरक्षण धर्म आधारित नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को SC का दर्जा दिया जाना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी कि कहा गया कि अनुसूचित जाति में धर्म आधारित ना होकर जो ईसाई के दलित हैं या फिर वो सिख के ईसाई के दलित है या मुस्लिम के दलित है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब आरक्षण का पक्ष और विपक्ष दो आया। आरक्षण जो होता है समावेशी विकास में सहायक होता है। ऐतिहासिक जो अन्याय उनके साथ हुई है या सामाजिक जो न्याय है के आधार पर आरक्षण देना आवश्यक है। समता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि समानता का सिद्धांत समान समाज के लिए है, ना कि असमान समाज के लिए। और समान समाज के लिए क्या होती है, सबकी पहुँच बराबर, और पहुँच बराबर करने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव करके समाज को समता स्थापित करता है। ठीक है। और यहाँ पे जो मेरिट प्रणाली का विरोध नहीं है, यह मेरिट प्रणाली का विरोध नहीं है। अब यहाँ पे देखिए विपक्ष क्या है, न्याय, यहाँ पे योग्यता प्रणाली का विरोध है, क्योंकि किसी की योग्यता अधिक है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी की योग्यता कम है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे योग्यता प्रणाली के विरुद्ध हुआ। जातिवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। इससे क्या हो रहा है, किसी खास जाति को आरक्षण मिल रहा है तो उसकी जातिवाद और इसके नाम पे राजनीतिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। आरक्षण समाज में प्रतिभागी विभेद का बढ़ावा देता है, और ये आरक्षण क्या करता है, प्रतिभागी विभेद को बढ़ावा दे रहा है। क्रीमी लेयर की समस्याएं यहाँ पे अभी भी स्पष्टता नहीं दी गई है, कई जगह पे स्पष्ट नहीं है। SC ST में क्रीमी लेयर नहीं है। आरक्षण एक स्थायी नीति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक अस्थायी उपाय था जिसे सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसे क्या किया है, लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो कि गलत है। फिर जो है आर्टिकल 17 पे आते हैं, जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ठीक है। ये जो है पूर्ण अधिकार है अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता जो है वो परिभाषित नहीं है, संविधान में लिखा नहीं गया है कि अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है, या सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने प्रॉपर इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है। राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध यह आर्टिकल 17 जो है राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्ति के विरुद्ध भी है। सभी व्यक्तियों को यह प्राप्त है। कौन सा, आर्टिकल 70। अस्पृश्यता संविधान में परिभाषित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ऐसी सामाजिक प्रथाएं जो ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित हो,
जाति आधारित प्रथाएं हो जिस कारण सामाजिक बहिष्कार होता हो, लेकिन प्रत्येक प्रकार की सामाजिक बहिष्कार इसमें शामिल नहीं है। जाति के आधार पर छुआछूत का अर्थ है मंदिर में प्रवेश, जाति के आधार पर छुआछूत होना, जैसे कि मंदिर में प्रवेश का निषेध होना, तो किसी जाति को, एक स्पेसिफिक जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं देना, तो ये तो गलत है। जल स्रोत आधारित भेदभाव होना, जैसे मान लो कि किसी दलित की जाति को किसी कुएं का पानी नहीं पीना देना, तो ये तो गलत है। शारीरिक भेदभाव होना, छुआछूत होना, आवासीय छुआछूत होना, उनका घर अलग जगह पे होगा, उनके स्थान अलग होंगे, पेशाकृत छुआछूत होंगे, उनके लिए स्पेसिफिक काम बने होंगे, शिक्षा पर उनको छुआछूत होना, लैंगिक छुआछूत होना, या सांस्कृतिक छुआछूत होना, जैसे जूते चप्पल में भेदभाव, मूंछों का भेदभाव, शादी में घोड़ों का भेदभाव इत्यादि। अब ये जो छुआछूत है उसको रोकने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया। अब छुआछूत को रोकने के लिए क्या किया गया? 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और ये जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था उसी का नाम चेंज करके 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। यह केवल अनुसूचित जातियों के लिए था, ठीक है। और ये जो अधिनियम था वो केवल अनुसूचित जातियों के लिए था। 6 महीने की सजा होनी थी, 500 रुपये तक जुर्माना था इसके अंतर्गत, ठीक है, कहा गया था। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे ऐसी एक और एक्ट आता है। सबसे पहले क्या था? 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, उसी का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और अब आता है SC/ST एक्ट 1989। ये 1990 में लागू होता है। इसमें 6 महीने की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक, यानी कि आपने कैसी कार्य किया है उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। गैर जमानती और गैर समझौतावादी होगा, ठीक है। और ये प्रारंभिक जांच इसमें जरूरी नहीं होगी। कहा गया कि कोई ज़रूरी नहीं है प्रारंभिक जांच करने की। FIR लिखना बाध्यकारी, लिखना ही पड़ेगा आपको अगर FIR किया जा रहा है तो। विशेष न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा इस एक्ट के लिए। और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा, उसका जो भी हो उसकी सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। ये था किसके अंतर्गत? 1989 के एक्ट के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा प्रभावी भी यही रहा है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसे वर्ग जो पिछड़े हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब है आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत। सर, लॉर्ड, राजा, नवाब, राय बहादुर इत्यादि की जो उपाधियाँ होती हैं, आर्टिकल 18 का एक राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। शिक्षा और सेना को छोड़ करके राज्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दे सकता है। जबकि 18 का 2 जो होता है, किसी भारतीय नागरिक को विदेशी राज्य से उपाधि नहीं दी जाएगी। इसमें कह रहा है राज्य उपाधि नहीं देगा। और आर्टिकल 18 के 2 में कह रहा है कि कोई भारतीय नागरिक कहीं और रह रहा है, किसी और देश में रह रहा है, तो किसी और देश से वो उपाधि नहीं ले सकता है। आर्टिकल 18 के 3 में कहा गया कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना उसे विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं मिलेगी। अब कोई विदेशी नागरिक हमारे यहाँ पे किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, ठीक है, और वो भी जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18 का 4 कहता है कि कोई व्यक्ति भारत के लाभ या विश्वास के पद पर, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक, गैर नागरिक, तब राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वह ग्रेड, उपलब्धि या पद नहीं दिया जा सकता। समझ गए ना? विदेशी राज्य से उसे कोई भी उपलब्धि, कोई भी पद उसे नहीं दिया जा सकता, यानी कि ये उपाधि के स्वरूप, ठीक है। अब यहीं पे एक केस आता है इससे रिलेटेड, बालाजी राघवन केस 1996। भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार है, उपाधि नहीं। इसमें कहा गया, इसने केस किया कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण मिल रहा है तो ये उपाधियां हैं, ये उपाधियां क्यों दी जा रही है, ये तो विशेषाधिकार को बता रहा है। तो इसमें कहा गया कि नहीं, ये जो है ये एक सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। ये पुरस्कार जो है वो सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं, उपाधि स्वरूप नहीं दिए जाते। और इन सम्मानों को भी कोई अपने नाम के पीछे उपाधि या नाम के आगे उपाधि स्वरूप नहीं धारण कर सकता है, ठीक है, ये कहा गया था। उसके बाद जो है एक प्रश्न आता है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान और निर्णय विधियों की सहायता से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार करेंगे, आर्टिकल 19 से 32। थैंक यू।